Assalamu alaikum viewers. I am Asma Amanatullah. I have done my MPhil in Applied Psychology from Punjab University and specialized in Organization Psychology. Today's lecture is about APA formatting style according to 7th edition. This is the main outline of our lecture. हम सब कुछ चीज़ों को हम लोग क्विकली गो थ्रू करेंगे, कुछ चीज़ों पे हम एम्फेसाइज़ करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ पेपर. रिसर्च पेपर्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोफेशनल पेपर एंड स्टूडेंट पेपर. प्रोफेशनल पेपर में आ जाते हैं जो हम अपने आर्टिकल्स जर्नल्स को पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं वो, और स्टूडेंट पेपर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल्स, और हमारे जो थीसिस हैं वो स्टूडेंट पेपर की कैटेगरी में आते हैं. स्टूडेंट पेपर के कंपोनेंट्स टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, पेज नंबर्स, टेक्स्ट, रेफरेंस लिस्ट, टेबल्स, फिगर्स एंड अपेंडिसेस. सबसे पहले देखते हैं टाइटल पेज. टाइटल शुड बी प्रिसाइज एंड पॉसिबली कंटेन ऑल वेरिएबल समराइजिंग मेन आइडिया. टाइटल को देख के उसको पढ़ के रीडर को आइडिया हो जाना चाहिए कि उसके अंदर, इस पेपर के अंदर क्या मेनली स्टडी किया गया है. Title should be in title case, bold and centered, 3 to 4 lines down from the paper margin, from the upper margin. Author name, जिस लाइन में ऑथर का नाम लिखते हैं उसको हम लोग बाय लाइन बोलते हैं. ऑथर का नाम हम कैसे लिखते हैं? अगर एक ऑथर है, फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल एंड लास्ट नेम. वन ऑथर है तो उसका नाम सेंटर्ड और स्टैंडर्ड फॉन्ट में होगा. अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो जिस तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन है उस तरह से हम लोग उस ऑर्डर में उनका नाम लिखेंगे. सफिक्स स्पेस के साथ सेपरेट करते हैं. इन सब चीज़ों को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे देखते हैं. ये हमारे पास एक सैम्पल पेज है. ये इसका टाइटल है, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन अ रिसर्च यूनिवर्सिटी. सबसे पहले हमने देखा था इट शुड बी इन टाइटल केस. टाइटल केस क्या होता है? टाइटल केस होता है कि फर्स्ट जो लेटर है हर वर्ड का वो कैपिटल होता है. मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. अब एक मेनली दो तरह के होते हैं, टाइटल केस एंड सेंटेंस केस. टाइटल केस तो ये हो गया, सेंटेंस केस में होता है फर्स्ट जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है. फॉर एग्जांपल अ मलेशियन एक्सपीरियंस, दिस इज़ प्रॉपर नाउन, तो इसको हम कैपिटल कर देंगे. तो अगर हम लोग खाली ये देखें तो ये होता है हमारा सेंटेंस केस, लेकिन हमारा टाइटल जो है वो टाइटल केस में आता है. मलेशियन एक्सपीरियंस एंड बोल्ड, 3 to 4 lines down from upper margin. 1, 2, 3. 3 lines down from upper paper margin. Author name the byline. अब ये ऑथर, ये इसके फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट नेम है. फर्स्ट नेम, मिडल, इनिशियल एंड लास्ट नेम. अब ये दो ऑथर्स हैं तो इसी तरह ये सेकंड ऑथर का नाम हम ऐसे लिख देंगे एंड लास्ट नेम. ठीक है. मल्टीपल ऑथर्स हैं, ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेंटर एंड स्टैंडर्ड फॉन्ट, वन लाइन. सफिक्स, अब जिस तरह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग उनका नाम डॉक्टर नहीं लिखते, जिस तरह डॉक्टर सी में, अब इफ़ ही इज़ डॉक्टर तो हम इसके नाम के साथ स्पेस PhD लिखेंगे. This is also centered aligned. टाइटल हमने देख लिया, प्रिसाइज, पॉसिबली कंटेन ऑल वेरिएबल्स. टाइटल का फॉर्मेट देख लिया. ऑथर नेम होपफुली आपको समझ आ गई होगी. एंड सफिक्स. ऑथर्स एफिलिएशन, ऑथर नोट एंड रनिंग हेड. ऑथर्स एफिलिएशन के किस इंस्टीट्यूट से, किस डिपार्टमेंट से या किस ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक़ है. एंड ऑथर नोट एंड रनिंग हेड. ये हमारे पास है एक सैम्पल टाइटल पेज. ये हमने आपको टाइटल दिया हुआ है, नर्चरिंग का N कैपिटल, T
ये प्रपोजिशंस वगैरह हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। रिड्यूसिंग आर, सी कैपिटल, एफ कैपिटल थ्रू रेजिलियंस ट्रेनिंग। पेज नंबर आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आ गया। अब ये ऑथर है, ये ऑथर का नेम है, ये इसकी डिपार्टमेंटल एफिलिएशन है, कोर्स का नेम, इंस्ट्रक्टर एंड ड्यू डेट। सो दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड्स। टाइटल पेज से नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी, जो हेडिंग है उसकी, दैट शुड बी बोल्ड, सेंटर अलाइंड और टाइटल केस। ये यहाँ पे एक ही वर्ड है, इसका मतलब है कि ए कैपिटल होगा। मैक्सिमम 250 वर्ड्स होने चाहिए। इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं हम, सिर्फ एक पैराग्राफ होता है, 2-3 मल्टीपल पैराग्राफ्स हम लोग नहीं बनाते। स्ट्रक्चर फॉर्मेट, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेनली ऑब्जेक्टिव्स, मेथड में आ जाता है सैम्पल और असेसमेंट मेजर्स, रिजल्ट्स जो हमारी मेन फाइंडिंग्स है स्टडी की, और कंक्लूजन, ये चीज़ें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो बी प्रिसाइज। एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोगों ने नहीं देनी होती, जस्ट नेसेसरी डिटेल जिसको पढ़ने से मेन आइडिया हो जाए कि आपके पेपर में क्या आपने स्टडी किया था और क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी मेन फाइंडिंग्स। कीवर्ड्स, जो मेन वर्ड्स जो आपने जिनके ऊपर आपने काम किया है। कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग कोई आर्टिकल सर्च करते हैं तो कीवर्ड्स जो दिए होते हैं उनके आर्टिकल्स हमारे पास निकल आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये जो देखा पेपर, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, इसके कीवर्ड्स मेंटल हेल्थ और वेलबींग इसमें स्टडी हुए थे, तो ये इसके 2 कीवर्ड्स हैं। हम लोग अगर मेंटल हेल्थ पे सर्च करते हैं तो ये आर्टिकल मेंटल हेल्थ वाले आर्टिकल्स में निकल आता है। दिस इज़ कीवर्ड्स, 3 to 5 कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। और 0.5 इंडेंट बिलो द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के नीचे 0.5 के इंडेंट पे। इंडेंट भी देख लेते हैं। लोअर केस, ये सारा स्मॉल लेटर्स में आता है, और कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन, जिस तरह मलेशिया है, कोई कंट्री नेम है, कोई टेस्ट का नेम है, तो उसको हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं फर्स्ट वर्ड। अब पंक्चुएशन, इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, और लास्ट जो हमारा वर्ड है उसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं आती। ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है, ये तो पब्लिश्ड आर्टिकल है, इसमें कुछ चीज़ों का आपको आइडिया होगा। जिस तरह ये कीवर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स कॉमा से सेपरेट हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो जर्नल्स के आर्टिकल्स में देखते हैं ना फॉर्मेटिंग, वो डिफरेंट इसलिए होती है कि हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स हर जर्नल की अलग अलग होती हैं, और हमने जो फॉलो करना है इसको अपने रिसर्च थीसिस वगैरह के लिए फॉलो करना है। सो आपको एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स की भी होपफुली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में फ़ॉन्ट स्टाइल एंड साइज़, सैंस सेरिफ एंड सेरिफ, ये 2 बेसिक टाइप्स होती हैं फ़ॉन्ट की। अब ये कैटेगराइजेशन इनकी किस तरह से की गई है कि हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम नहीं करते, कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हम लोग काम करते हैं, और ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होता। जिस तरह ये लेटेक्स है, ये एक फॉर्मेटिंग का सॉफ्टवेयर है, फॉर्मेट सेटिंग के लिए, तो इसमें हर एक फ़ॉन्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप जाके देखें तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स में कुछ आसानी से पढ़े जा रहे होते हैं। जिस तरह ये फ़ॉन्ट है, इसको हम आसानी से नहीं पढ़ पा रहे, और ये सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट की कैटेगरी में नहीं आता। अब ये वाला है, ये कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश समथिंग। सो सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स की डेप्थ में जाने की बजाय हम लोग बेसिकली ये देख लेते हैं कि ये फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं। 11 पॉइंट कैलिबरी, एरियल एंड 10 पॉइंट लूसिडा और सैंस यूनिकोड, ये बेसिक फ़ॉन्ट्स हैं जो हम अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। डबल स्पेस्ड, स्पेसिंग बिटवीन लाइन, इसका आपको आइडिया होगा। एंड फुट नोट्स, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। मार्जिन्स, 1 इंच का मार्जिन होता है चारों साइड्स पे। पेपर अलाइनमेंट, इट शुड बी लेफ्ट अलाइंड, एंड पैराग्राफ इंडेंटेशन, ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे।
एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये एक रैंडमली का एक पैराग्राफ उठाया हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। अब ये इसका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन 12, अब ये लाइन स्पेसिंग है, इट शुड बी डबल स्पेस्ड। अब ये इसके मार्जिन के साथ है, और इसको अगर हम लोग टैब का बटन प्रेस करेंगे, या टैब नहीं तो यहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग में देखें, इंडेंटेशन 0.5, फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन 0.5। पैराग्राफ्स हमारे या तो हेडिंग के बाद फर्स्ट पैराग्राफ से ही इंडेंट स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइंस में होता है कि फ़र्स्ट पैराग्राफ का इंडेंट नहीं होता, सेकंड जो पैराग्राफ हमारा होता है फर्स्ट को इंडेंट नहीं करते, उसके बाद कंसीक्वेंट जितने भी पैराग्राफ्स नीचे आते हैं उन सबको इंडेंट करते हैं हर हेडिंग के बाद। मेन चीज़ उसके बाद आ जाती है हमारे पास लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। लेवल्स ऑफ हेडिंग्स का मतलब है हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन हमारी मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन इज़ लेवल 1 हेडिंग। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स पे आ जाते हैं, वेरिएबल 1 दैट इज़ लेवल 2 हेडिंग। वेरिएबल 1 की जो सब हेडिंग्स हैं उसको हम लोग फर्दर लेवल 3, 4, 5 में कैटेगराइज करते हैं। 5 की 5 APF ने जो है 5 कैटेगरीज दी हैं, 5 लेवल्स दिए हैं हेडिंग्स के, उन सब की डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है। इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करके देख लेते हैं, यहाँ से भी होपफुली समझ आ रहा होगा। लेवल 1 हेडिंग शुड बी सेंटर्ड, ये अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी है, और इट शुड बी बोल्ड। और एक चीज़ जो है, ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं वो टाइटल केस में आती हैं। जिस तरह लेवल का मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटल MH, वेलबींग, मेंटल हेल्थ का M भी कैपिटल और H भी कैपिटल। APA 6 में कुछ हेडिंग्स में था सेंटेंस केस, लेकिन हम लोग APA 7 में सारी की सारी हेडिंग्स को टाइटल केस में लिखते हैं। लेवल 1 सेंटर्ड बोल्ड। लेवल 2 फ्लैश लेफ्ट का मतलब है कि पेज के लेफ्ट मार्जिन के साथ, दिस इज़ फ्लैश लेफ्ट एंड बोल्ड। लेवल 3 हेडिंग फ्लैश लेफ्ट बोल्ड एंड इटैलिक, दिस इज़ इटैलिक। अब ये 1, 2 और 3, 1 सेंटर लाइन, 2 और 3 फ्लैश लेफ्ट होती है। इनमें जो पैराग्राफ होता है वो हम लोग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 के बाद भी और लेवल 3 के बाद भी। अब लेवल 4 ये 0.5 के इंडेंट पे होता है। लेवल 5 हेडिंग ये भी 0.5 के इंडेंट पे होती है। लेवल 4 और 5 हेडिंग्स के बाद टेक्स्ट हम हेडिंग्स के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, और लेवल 4 की जो हेडिंग है वो भी टाइटल केस में होती है, फुल स्टॉप के साथ इसको एंड करते हैं और पैराग्राफ आगे से स्टार्ट हो जाता है। लेवल 5 की हेडिंग इंडेंट बोल्ड और इटैलिक भी होती है, और लेवल 3 एंड 5 इटैलिक हैं, बाकी सब अनइटैलिक हैं। 2 and 3 लेफ्ट अलाइन फ्लैश लेफ्ट, 4 and 5 इंडेंटेड। ये बेसिकली APA मैनुअल के अंदर भी ये पिक्चर दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ राइटिंग स्टाइल। स्कॉलरली राइटिंग्स का पर्पस होता है क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रीडर्स, कि आपने जो रिसर्च की है, आपका जो राइटअप है, उससे क्लियरली मैसेज कन्वे हो जाए रीडर्स तक कि आपने क्या चीज़ फाइंड आउट की है और किस तरह की है। इसके लिए APA कुछ गाइडलाइंस देता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी एंड फ्लो। कंटिन्यूटी एंड फ्लो का मतलब है अ लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू आउट अ रिटन वर्क, कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं, वो इंटरलिंक्ड हों। ट्रांजिशन, कुछ ट्रांजिशनल फ्रेजेस और वर्ड्स हैं। देन, नेक्स्ट, आफ्टर, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर।
इनको यूज़ करने से आपके जो पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस में लिंक्स जो है ना वो क्लियर हो जाता है। और नेक्स्ट नाउन स्ट्रिंग्स 2 या 3 वर्ड्स जो नाउन्स हैं उनको जॉइन करके नाउन स्ट्रिंग्स बनते हैं। नाउन स्ट्रिंग्स यूज़ करने के बारे में एपीए की गाइडलाइंस हैं कि अगर स्मॉल है नाउन स्ट्रिंग्स लाइक 2 वर्ड्स के सेल्फ इस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, इनको हम हाइफन से सेपरेट करें। अगर तो मोर देन 2 वर्ड्स हैं लाइक कल्चरली सेंसिटिव क्वालिटेटिव इंटरव्यू टेक्निक्स, इसका हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं कल्चरली सेंसिटिव टेक्निक्स फॉर क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़। इससे रीडर के लिए पढ़ने में आसानी हो जाती है कि हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। देन कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, आपका जो राइटअप है वो कंसाइज होना चाहिए। कुछ राइटर्स को ये होता है कि अगर हमने कंसाइज कर दिया तो वर्ड्स कम हो जाएंगे, पेजेस कम हो जाएंगे। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमने लिखा है वो प्रिसाइज टू द पॉइंट बात करनी चाहिए कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं और एक्स्ट्रा डिटेल भी नहीं है। वर्डिनेस एंड रिडंडेंसी का ख्याल रखना चाहिए। वर्डिनेस मीन्स कि एक वर्ड जिसको हम एक सिंगल वर्ड से एक बात को कन्वे कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 वर्ड्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ, अगर हम एक चीज़ नाउ से अगर हम लोग मैसेज कन्वे कर सकते हैं तो एट द प्रेजेंट टाइम लिखना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसी तरह सेवरल स्टडीज़ कंप्लीटेड, देयर वर सेवरल स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड। सो प्रिसाइज बात करनी होती है। एंड रिडंडेंसी मीन्स कि आप 2 सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं विद सेम मीनिंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। क्लोज का मतलब, प्रॉक्सिमिटी का मतलब पहले ही क्लोज है, तो फिर हम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्यों कह रहे हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं तो वो डिफरेंट हैं, तो हमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स कहने से बात लंबी हो जाती है और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं जाता। स्मॉल इन साइज़, अगर हम लोग किसी ग्रुप की बात करें दैट, तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन नंबर, स्मॉल का मतलब स्मॉल ही होगा। ठीक है। और इसके बाद है सेंटेंस एंड लेंथ पैराग्राफ। इसके बारे में एपीए के कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आपके पैराग्राफ की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपके सेंटेंस की लेंथ क्या होनी चाहिए। राइटअप के अंदर पैराग्राफ्स और लेंथ्स डिफरेंट पैराग्राफ और सेंटेंसेस की लेंथ होनी चाहिए। लाइक आप शॉर्ट सेंटेंसेस और लॉन्ग सेंटेंसेस दोनों ही रखें ताकि एक कंटिन्यूटी भी बनी रहे और रीडर के लिए पढ़ने में भी आसानी हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ने से भी इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता और लॉन्ग सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सो नेक्स्ट इज टोन। आपको टोन क्लियरली, आपका मैसेज क्लियरली कन्वे होना चाहिए रीडर्स तक, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस एंड कोलोक्यूज़म। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स के कुछ वर्ड्स को शॉर्ट जो हम कर देते हैं, लाइक डोंट गो, लेट्स गो, इसको हमने इस तरह से नहीं करना। फॉर्मल राइटिंग में लेट अस गो, डू नॉट गो, कैन नॉट, इस तरह के वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए। रिडंडेंसी में आ जाता है कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशन से अवॉइड करना चाहिए। लाइक गोना इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट वर्ड, गोइंग टू इज़ बेटर टू यूज़। सो इस तरह के वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जार्गन्स। जार्गन्स हैं स्पेसिफिक वर्ड्स जो एक स्पेसिफिक फील्ड के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक रिसेशन एक वर्ड है जिसका मतलब है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग इसको पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो वो इसको उनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। सो जार्गन से अवॉइड करना चाहिए। लॉजिकल कंपैरिजन के हम जिन ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे हैं
कोई लॉजिक, किसी लॉजिक की बेस पे करना चाहिए। Like 12-year-olds were more likely to play with age peers than 6 years old. 12 years old और 6 year olds, अब यहाँ पे हमारा जो इम्प्रेशन है, हमारे जो राइटअप का इम्प्रेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि ये पता चले कि 12 years के जो स्टूडेंट्स हैं, 12 years के जो बच्चे हैं वो अपने एज ग्रुप्स के साथ ज़्यादा खेलते हैं, ना कि 6 years के बच्चों के साथ। 12 years और 6 years दोनों के एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स, बच्चे अपने ही एज ग्रुप के साथ ज़्यादा खेलना। व्यूअर्स, अभी तक हम लोगों ने एपीए लेक्चर के अंदर बेसिक टाइप्स ऑफ पेपर, कंपोनेंट्स ऑफ पेपर, राइटिंग स्टाइल एंड ग्रामर, बाइस फ्री लैंग्वेज गाइडलाइंस और मैकेनिक्स ऑफ स्टाइल को कवर किया। इनमें से फोकस हमारा था कंपोनेंट्स ऑफ पेपर के ऊपर, और राइटिंग स्टाइल की जो बेसिक्स हैं उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, जबकि राइटिंग स्टाइल एंड ग्रामर, बाइस फ्री लैंग्वेज गाइडलाइंस और मैकेनिक्स ऑफ स्टाइल, इसको हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया है, क्योंकि इसके बारे में जो डिटेल है वो एपीए मैनुअल के अंदर दी हुई है, जो टाइम टेकिंग है काफ़ी, जिसको अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करना इज़ हेक्टिक टास्क, जो टाइम के साथ साथ हम कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया, जस्ट जो बेसिक गाइडलाइंस थी उन्हीं को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल्स एंड फिगर्स, साइटेशंस एंड रेफरेंसेस। इनमें हम टेबल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और साइटेशंस एंड रेफरेंस को भी हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। स्कॉलरली राइटिंग्स का एक और एसेंशियल कंपोनेंट है टेबल्स एंड फिगर्स। टेबल्स एंड फिगर्स के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं एपीए की। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी टेबल और फिगर इज़ टू फैसिलिटेट रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। जो हमने काम किया है, जो हमने इंफॉर्मेशन अपने पेपर्स के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम टेबल्स एंड फिगर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्योरेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वालिटेटिव स्टडीज़ के मेटा एनालिसिस को, उसके थीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिगर्स यूज़ करते हैं। फैक्टर एनालिसिस की इंफॉर्मेशन या अपने डेमोग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन, या फिर अपने जो भी हमने एनालिसिस किए हैं, कोरिलेशन फाइंड किया है, प्रेडिक्शन फाइंड किया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल्स यूज़ करते हैं। डिज़ाइन एंड प्रिपरेशन। सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर कोई थ्योरी है तो उसके लिए मोस्ट लाइकली ऑप्शन है चार्ट, कि हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करें। और अगर हम लोग कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिजल्ट्स हम कन्वे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टेबल्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरी बात ये कि टेबल्स एंड फिगर्स को रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करना चाहिए, कि जो हमारे रीडर्स का लेवल क्या है और वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके अलावा सारे कॉलम्स जो टेबल में हैं उनको हम लेबल करते हैं, और फिगर के सारे एलिमेंट्स को हमें लेबल करना होता है। फिगर में हम सैंस सारी फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, जो हमने स्टार्ट में कुछ डिस्कस किए थे। टेबल्स एंड फिगर्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, के रीडर्स को देख के अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि ये टेबल या फिगर क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। और टेबल्स एंड फिगर्स एज सप्लीमेंट्री मटेरियल भी अगर हम उनको यूज़ करें तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको खुद से रीडर्स अंडरस्टैंड कर सकें। ग्राफिकल वर्सेस टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि हमें कितने टेबल्स एंड फिगर्स ऐड करने हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टेबल्स ऐड कर देंगे तो जो एक्चुअल मैसेज जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं उससे रीडर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हमें, जिस तरह हम राइटअप के अंदर कंसाइजनेस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इस तरह हमें टेबल्स एंड फिगर्स को भी कंसाइज वे में चूज़ करना होता है कि हमें कितने नंबर्स और कितने फिगर्स कितने टेबल्स और कितने फिगर्स ऐड करने हैं। फॉर्मेटिंग टेबल्स एंड फिगर्स, टेबल्स एंड फिगर्स में नंबर, टाइटल, बॉडी, टेबल बॉडी और इमेज
फिगर का ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनकी फॉर्मेटिंग को आगे जाके हम डिटेल में देखते हैं। रेफरिंग टू टेबल्स एंड फिगर्स इन टेक्स्ट। टेबल्स एंड फिगर्स को टेक्स्ट में हम एज नंबर स्पेसिफिक नंबर असाइन करके तो फिर टेक्स्ट में उसको रेफ़र करते हैं। और प्लेसमेंट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। टेबल्स एंड फिगर्स को प्लेस करने के दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। या तो हम लोग टेबल्स एंड फिगर्स को अपने ड्राफ्ट के सबसे एंड में रेफरेंसेस के बाद उसको प्लेस करते हैं, या फिर राइट अप के अंदर जहाँ पे हम लोग टेबल को रेफ़र करते हैं उसके बाद ये टेबल्स एंड फिगर्स को हम प्लेस करते हैं। रीप्रिंटिंग और अडेप्टिंग टेबल्स एंड फिगर्स। अगर तो हम लोग ऑलरेडी किसी और सोर्स से टेबल को उठा रहे हैं और अगर कोई थ्योरेटिकल मॉडल का इमेज हमें पहले से ही दिया हुआ है, हम उसको ऐड करें अपने ड्राफ्ट के अंदर, अपने पेपर के अंदर, तो हमें कॉपीराइट एट्रीब्यूशन उसको देना होता है टेबल नोट में, और उसको हम लोग प्रॉपर रेफरेंस के साथ भी सपोर्ट करते हैं। ओरिजिनल सोर्स हमें देना होता है। ये थी कुछ जनरल गाइडलाइंस। अब आगे देखते हैं इसकी डिटेल में। प्रिंसिपल्स ऑफ टेबल कंस्ट्रक्शन। टेबल शुड बी इंटीग्रल टू टेक्स्ट बट मस्ट बी कंसाइज। टेबल टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए बट इट शुड बी कंसाइज, कि जो टेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन को रिपीट भी ना कर रहे हो और टेबल भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। डायरेक्टली एंड क्लियरली रिलेटेड टू टेक्स्ट। जहाँ पे आप वो टेबल प्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे आप टेक्स्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, व्हाट दिस टेबल इज़ अबाउट एंड व्हाट इट्स शोइंग। टेबल से तो इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही होती है, रीडर्स को पता चल रहा होता है कि इस टेबल में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट में अगर उसकी हम डिस्क्रिप्शन देंगे क्लियर एंड कंसाइज, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी कि ये टेबल क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। meant to show something specific। अगेन वही बात कि टेबल का पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए, विथ न्यू इन्फॉर्मेशन हो, रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन ना हो। लेआउट शुड बी लॉजिकल एंड ईजिली ग्रास्प्ड बाय द रीडर्स। और ये बात हमने पहले भी जनरल प्रिंसिपल्स में भी देखी है कि हमें रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल्स एंड फिगर्स को डिज़ाइन करना होता है। Different indices mean standard deviation should be presented in different columns। ठीक है। नेक्स्ट इज टेबल कंपोनेंट्स। टेबल कंपोनेंट में सबसे पहली चीज़ आ जाती है टेबल नंबर। टेबल नंबर को हम लोग अपेंडिसेस, बेशक हम लोग अपेंडिसेस में ही टेबल लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें टेबल को नंबर उसके टेक्स्ट के हिसाब से असाइन करना होता है, जहाँ पे हम राइटअप के अंदर उन टेबल की पोजीशन है। जो सबसे पहला टेबल है उसको टेबल 1 कहेंगे, जो दूसरा टेबल है टेबल 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कुछ इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइंस ज़रा डिफरेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह चैप्टर 3 मोस्ट प्रॉब्ली मेथड चैप्टर होता है, उसमें जो टेबल 1 होता है फर्स्ट टेबल, उसमें 3.1 उसको नंबर असाइन करते हैं। चैप्टर 4 रिजल्ट्स का चैप्टर होता है, उसको हम लोग फर्स्ट टेबल जो चैप्टर 4 में आता है 4.1, सेकेंड 4.2, 4.3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम उसको लिखते हैं। टेबल नंबर शुड अपीयर अबव द टेबल इन बोल्ड फॉन्ट। टेबल टाइटल को हम टेबल नंबर के नीचे लिखते हैं और ये बोल्ड और इटैलिक में होता है और डबल स्पेस्ड होता है। टेबल हेडिंग्स। टेबल में हर कॉलम को हम लोग एक स्पेसिफिक हेडिंग असाइन करते हैं। टेबल बॉडी। ऑल द रोज इन कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर टेबल बॉडी। टेबल नोट्स। टेबल के एंड में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम नोट्स देते हैं, और ये नोट्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं, जनरल, स्पेसिफिक एंड प्रोबेबिलिटी नोट्स।
पर्टिकुलर कॉलम या रो की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पेसिफिक नोट देते हैं। प्रोबेबिलिटी नोट जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.01, 0.001, 0.05 को लिखने के लिए हम लोग जो नोट देते हैं उसको प्रोबेबिलिटी नोट कहते हैं। और नोट्स जो हैं ये सेपरेट लाइंस में आते हैं। अगर जनरल, स्पेसिफिक और प्रोबेबिलिटी तीनों तरह के नोट्स हैं। सबसे पहले जनरल नोट, नेक्स्ट स्पेसिफिक नोट और नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी नोट आता है टेबल के फ़ौरन बाद। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। ये हमारे पास है सैम्पल टेबल, इसमें ये टेबल नंबर है, ये बोल्ड फॉन्ट में है, टेबल टाइटल, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद एंड विदाउट प्रूफ ऑफ पेरेंटल सिटीजनशिप, ये टेबल हेडिंग्स हैं और ये डिफरेंट रोज़ एंड डिफरेंट कॉलम्स। और एपीए की जो बॉर्डर्स एंड शेडिंग है वो टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ये डिफरेंट सेल्स की जो डिवीजन है इसमें बॉर्डर के लाइंस नहीं होती। अब ये जिस तरह नोट दिया हुआ है, जनरल नोट, स्पेसिफिक नोट सेपरेट लाइन में आता है, प्रोबेबिलिटी नोट नेक्स्ट सेपरेट लाइन में आता है। ये टेबल टाइटल्स के हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशन है। टाइटल क्वालिटी, जिस तरह हम लोग जनरल राइटअप में कंसाइजनेस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इस तरह ये रिलेशन बिटवीन कॉलेज मेजर्स एंड परफॉर्मेंस, इसमें ये क्लियर नहीं है कि डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेन परफॉर्मेंस स्कोर्स ऑन टेस्ट ए, बी, सी ऑफ द स्टूडेंट विद साइकोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है। mean performance score of students with different college majors. This is effective title for the table. ये probability notes, ये जनरली हम लोग टेबल्स में इस तरह से लिखते हैं। वो टू टेल्ड हो या वन टेल्ड हो, तो हम ये वन टेल्ड के लिए, हम ये टू टेल्ड के लिए, अगर दोनों तरह की प्रोबेबिलिटी लेवल हम यूज़ करें तो इसको हम फिर ये टू टेल्ड और वन टेल्ड के लिए साइंस से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। टेबल के अंदर, टेबल बॉडी के अंदर हम लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं टेबल को पेज पे एडजस्ट करने के लिए। ये एपीए में कुछ सैम्पल टेबल्स दिए हुए हैं। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल, ये डिफरेंट अगर ग्रुप्स हमारे पास हैं तो पहले सेपरेट ग्रुप्स का हम लोग डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद फुल सैम्पल की। ये टेबल नोट्स, टेबल के नीचे नेक्स्ट लाइन में इटैलिक में हम उसकी हेडिंग देते हैं। और ये जो साइंस हैं ये इटैलिक में आते हैं और जो नंबर्स हैं ये अन इटैलिक होते हैं। जिस तरह ये एन इटैलिक है, 150 अन इटैलिक है। ये काफ़ी डिटेल में सैम्पल टेबल्स एपीए में दिए हुए हैं। ये कोरिलेशन का टेबल,
कोरिलेशन टेबल फॉर 2 सैम्पल्स। अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हम लोग अपर डायगोनल में एक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोअर डायगोनल में दूसरे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये टेबल नोड में हम इसको मेंशन करते हैं कि डायगोनल से ऊपर हमने कौन से ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायगोनल से नीचे कौन से ग्रुप की। और दिस सैम्पल अनोवा टेबल। ये 2-वे अनोवा का टेबल, फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन, ये रिग्रेशन टेबल विदाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये रिग्रेशन टेबल विद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। मॉडरेटर एनालिसिस का टेबल, ये हायरार्किकल रिग्रेशन। हायरार्किकल रिग्रेशन में हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स में हम लोग 1 बाय 1 डिफरेंट लेवल्स के वेरिएबल्स एंटर करते हैं, तो ये सैम्पल हायरार्किकल रिग्रेशन का टेबल है। ठीक है, ये APA में टेबल्स काफ़ी डिटेल में दिए हुए। अब ज़रा इस टेबल की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। टेबल जनरली हम लोग इंसर्ट टेबल के ऑप्शन से टेबल इंसर्ट करते हैं, हमें जितने भी सेल्स, रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए हैं। अब ये अगर इसकी बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स को देखें तो सिलेक्ट टेबल, ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे नो बॉर्डर, पहले हम इसको करते हैं। बॉटम बॉर्डर एंड टॉप बॉर्डर। उसके बाद ये टॉप रो को सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर। अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, लाइक अगर हम टी टेस्ट का टेबल दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो कंफ्यूज करती है वो ये कि हमें सेल्स का पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी सेल्स को हमने किस तरह से, किस में डाटा एंटर करना है, किस में नहीं करना। उसके लिए एक चीज़, ये टेबल के अंदर आप कहीं पे भी कर्सर को ले जाएं, लेआउट एंड व्यू ग्रिड लाइंस, इस ऑप्शन को अगर हम ऑन करते हैं तो ये ग्रिड लाइंस आ जाती है जो प्रिंट में नहीं आती, जस्ट पेज पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अपीयर हो जाती हैं। अगर प्रिंट प्रीव्यू में करके देखिए तो ये नहीं आ रही है। यहाँ पे हम लोग अगर इन दोनों सेल्स को मर्ज कर दें, ग्रुप 1 मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी वैल्यू और उसके साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे इफ़ेक्ट साइज़ का जो भी साइन वो यूज़ करते हैं। और ये जो बीच में इसका बॉर्डर आ रहा है वो, उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। जिस तरह ये रो को सिलेक्ट करेंगे, इस रो का हमने टॉप बॉर्डर ख़त्म करना है, ये इसका टॉप बॉर्डर ख़त्म हो गया। और इसका अगर हम लोग टॉप बॉर्डर को करेंगे तो ये इस तरह से आएगा सैम्पल, अगर डिफरेंट ग्रुप्स के टेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो। टेबल 1 बोल्ड में, डेमोग्राफिक characteristics of study participants, ये अनबोल्ड एंड इटैलिक। और इसके आगे हम सैम्पल साइज भी देते हैं। स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस इन टेबल्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, F, DF, N या P, इस तरह के जो हम स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस या ग्रीक लेटर्स, अल्फ़ा, बीटा, अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो हमें
टेबल नोट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हम 90 या 95% जो हम दे रहे हैं, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं टेबल के अंदर। टेबल बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इसको अभी हम डिटेल में देख चुके हैं। टेबल के टॉप एंड बॉटम बॉर्डर होता है और जो हेडिंग्स की लाइन के नीचे एक लाइन होती है। और किसी किस्म की शेडिंग APA अलाउ नहीं करता टेबल्स में। लॉन्ग और वाइड टेबल्स, अगर हमारे टेबल्स एक पेज से ज़्यादा पेजेस पे जा रहे हैं तो हम जो उसकी हेडिंग्स है वो हर पेज पे रिपीट होंगी, और उसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेटिंग का टूल यूज़ करते हैं रोज़ को या कॉलम्स को रिपीट करने के लिए, बजाय इसके कि हम मैनुअली टाइटल्स को बार बार टाइप करें। रिलेशन बिटवीन टेबल्स, टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन रेपिटेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स का डेटा दे रहे हैं टी टेस्ट के अंदर या अनोवा के अंदर हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो वो हम डिफरेंट टेबल्स नहीं देते, एक टेबल के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कोरिलेशन का टेबल, अगर हमारे दो ग्रुप्स हैं तो जिस तरह हमने आगे बात की, डायगोनल से ऊपर एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन आती है और डायगोनल से नीचे दूसरे ग्रुप की कोरिलेशन वैल्यूज़। टेबल चेकलिस्ट को APA मैनुअल में दी हुई है। यह है टेबल चेकलिस्ट। इज़ इट नेसेसरी? डज इट बिलोंग इन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द आर्टिकल? ये डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट चेकलिस्ट हैं जिसमें हमें चेक करना होता है कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं अगर हम लोग टेबल ऐड करें मैनुअल पेपर के अंदर। ये आप लोग डिटेल में APA मैनुअल में रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फिगर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ फिगर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है कन्वेज ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, omit visually distracting details, easy to read and understand, carefully planned and prepared, consistent with and in the same style, and as similar figures in the same article. ये जनरल गाइडलाइंस जो हमने राइटअप के लिए देखी थी या टेबल्स के लिए देखी थी, एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, विजुअली डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल ना हो, और केयरफुली इसका पर्पस जो फिगर का है वो क्लियर होना चाहिए, और उस आर्टिकल के अंदर जो दूसरे फिगर्स हैं उसके साथ सेम पैटर्न पे होनी चाहिए। इसके अलावा इमेज क्लियर होना चाहिए। लाइंस, जो ग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो लाइंस क्लियर हों। फ़ॉन्ट हमने सिंपल यूज़ करना है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट प्रोवाइडेड हों। एलिमेंट्स और जो फिगर के अंदर हैं वो लेबल्ड और एक्सप्लेन होने चाहिए। इन अ नटशेल, फिगर को भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि इसको देख के रीडर अंडरस्टैंड कर सके कि क्या पर्पस इसका, किस लिए ये पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही है। कंपोनेंट्स ऑफ फिगर्स में सबसे पहले आ जाता है नंबर। जिस तरह हमने टेबल में देखा था, या तो फिगर 1 सबसे पहले जो आती है, देन फिगर 2, 3, 4, ये चैप्टर के रेफरेंस से चैप्टर 1 में अगर आ रही है तो 1.1, 1.2, ये चैप्टर 4 में अगर आ रही है फिगर 4.1, 4.2, 4.3। टेबल्स की नंबरिंग अलग टेबल से स्टार्ट करते हैं, फिगर की नंबरिंग अलग होती है, वो भी 1 से स्टार्ट होती है। टेबल नंबर बोल्ड में अपीयर होता है, और उससे नेक्स्ट लाइन में आ जाता है फिगर टाइटल इटैलिक में आता है और डबल स्पेस्ड होता है, और उसके बाद आता है इमेज, आपका ग्राफ या आपका मॉडल। देन लेजेंड्स अगर ग्राफ है तो उसके अंदर जो डिफरेंट एक्सेस हैं उनको हम लेबल करते हैं कि ये डिफरेंट जो डॉटेड लाइंस हैं उनको हम मेंशन करते हैं कि अगर हमारे 2 या 3 ग्रुप्स हैं तो कौन सी लाइन कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। नोट्स अगेन जनरल, स्पेसिफिक एंड प्रोबेबिलिटी नोट्स। जनरल नोट्स में जिस तरह यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आ जाते हैं,
और स्पेसिफ़िक में अगर कोई स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं तो वो आ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स, डिफरेंट फिगर्स, जिस तरह अगर हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स दे रहे हैं और सिमिलर इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट दे रहे हैं तो उनका पैटर्न सेम होना चाहिए। अगर हम लोग फ़ोटोग्राफ दे रहे हैं तो फ़ोटोग्राफ का भी पर्पस क्लियर होना चाहिए और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ग्रे स्केल में उसकी प्रिंटिंग ज़्यादा बेहतर रह सकती है ये कलर में। नेक्स्ट फिगर चेकलिस्ट है और कुछ सैम्पल फिगर्स देख लेते हैं। ये फिगर चेकलिस्ट एपीए मैनुअल के अंदर डिटेल में दी हुई है। आप इन सारे पॉइंट्स पे पहले चेक करते हैं आपने फ़िगर क्यों ऐड की है, अगर की है तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सो कुछ सैम्पल फिगर्स देख लेते हैं। ये बार ग्राफ, ये टाइटल बोल्ड में, ये अनबोल्ड इटैलिक, सैम्पल लाइन ग्राफ, ये लेजेंड्स हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। ये फ़्लो चार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिसीजन, टोटल पार्टिसिपेंट्स किस तरह से रिक्रूट किए और एंड में कितने पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स आया, ये उसका फ़्लो चार्ट है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल, ये मॉडल प्रेजेंट करने के लिए या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास फिगर्स शेप्स होती हैं जिनको हम लोग फॉर्मेट करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप कर सकते हैं, या उसके अलावा स्मार्ट आर्ट की एक ऑप्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसको यूज़ करके हम फिगर बना सकते हैं। ग्राफ्स वगैरह हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और एसपीएस पे भी बन जाते हैं। और जो हमारी फिगर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें 3D इफ़ेक्ट्स यूज़ नहीं करने होते। कहीं पे भी सिंपल एंड कंसाइज वे में हमें फिगर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, कहीं पे डेकोरेशन एपीए अलाउ नहीं करता। ये पाथ एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च का टेबल, सो ये डिफरेंट फिगर्स हैं जो एपीए में दी हुई हैं। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेबल्स एंड फिगर्स के बारे में। और इसके बाद हमारे पास साइटेशन रेफरेंसेस रह गए हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और साइटेशन एंड रेफरेंसेस, स्कॉलरली राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटेशंस। साइटेशंस का पर्पस है, जो हमारा काम है, हमारा जो आर्टिकल है, स्कॉलरली राइटिंग है हमारी जो भी, उसको अथेंटिकेट करना बाय एक्नॉलेजिंग ऑल द सोर्सेज विच हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड ऑफ वर्क। ठीक है। और कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं साइटेशंस के बारे में, जो आइडियाज़, थेरीज़ या रिसर्च जिनको पढ़ के हमने अपना आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने हमारे काम को इन्फ्लुएंस किया है, उनको एक्नॉलेज करना। जिन सोर्सेस को हम डायरेक्टली पढ़ के अपने उसका कंटेंट अपने राइटअप में इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ उन सोर्सेस को हम साइट करते हैं। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के हम एक जो हमारा सेक्शन है, कोई थ्योरी है या कोई भी एक पैच है, कोई वर्क है, उसको हम एक स्पेसिफिक बुक से ले रहे हैं, तो वो बुक प्राइमरी सोर्स होगी। लेकिन अगर बुक के अंदर फर्दर किसी और बुक का रेफरेंस है तो वो सेकेंडरी सोर्स होगा। नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है रेफरेंसेस की, लेकिन अंडर साइटेशन और ओवर साइटेशन से अवॉइड करना चाहिए। अंडर साइटेशन के बहुत सारा काम हम अनसाइटेड छोड़ देते हैं,
और ओवर साइटेशन का मतलब है कि हम एक ही साइटेशन को बार बार रिपीट करते हैं। ओवर साइटेशन यूजुअली डिस्ट्रैक्ट करती है। प्लेजरिज्म एक ख़ास कंपोनेंट, एक ख़ास इशू होता है हमारी राइटिंग्स का। इसका मतलब है कि अब दूसरों का काम अपने नाम से प्रेजेंट करना। अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो उसमें किसी का रेफरेंस नहीं देते, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम उसको हम अपना काम शो कर रहे हैं। प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए हम लोग पैराफ्रेज करते हैं। लाइक जो भी हमने कुछ कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक थ्योरी है या कोई भी इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का, किसी भी कंपोनेंट का, किसी फैक्टर का, उसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं या डायरेक्टली उस सोर्स को हम कोट करते हैं। लाइक हम स्पेसिफिक पेज नंबर या पैराग्राफ नंबर देते हैं या उस काम को हम रीप्रिंट टेबल या फिगर्स को रीप्रिंट या अडेप्ट कर लेते हैं। सेल्फ प्लेजरिज्म इट मीन्स कि जो हमारा अपना प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क है उसको ओरिजिनल वर्क बना के हम पेश करते हैं। लाइक अगर हमारा आर्टिकल पहले किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है तो वो उस जर्नल की प्रॉपर्टी है, हम उसको दोबारा से एज ओरिजिनल वर्क नहीं प्रेजेंट कर सकते। हमें एक तो उसमें रीफ्रेजिंग करनी होती है और दूसरी चीज़ के जो हमारा थीसिस होता है या डिसर्टेशन जो भी है उसको अगर हम लोग कहीं पब्लिश करवाते हैं तो वहाँ पे हम ऑथर नोट में क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये हमारे थीसिस का वर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो साइटेशंस में हमने देखनी होती है वो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन रेफरेंस लिस्ट एंड टेक्स्ट। जो साइटेशंस आपने टेक्स्ट में डाली हैं वही रेफरेंस लिस्ट में भी होने चाहिए। और अगर हम लोग किसी भी सोर्स का पब्लिश्ड या आर्काइवल वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स जो हमने पीछे पढ़ा था इसको हम देख लेते हैं। ये सेकेंडरी सोर्स है कि ये ओरिजिनल था, ये बुक जिसके अंदर हमने रेफरेंस देखा है और इसके अंदर फर्दर इस बुक का रेफरेंस था, दिस एज साइटेड इन दिस वन। अगर प्राइमरी सोर्स का ईयर अननोन है तो हम उसको इंटेक्स्ट साइटेशन में ऐड नहीं करते। कुछ केसेस में हम लोग साइटेशंस तो देते हैं लेकिन रेफरेंसेस हम लोग रेफरेंस लिस्ट में उसको ऐड नहीं करते। जैसे पब्लिश्ड इंटरव्यूज़ कोई पब्लिश हुए हुए हैं, पर्सनल इंटरव्यू हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की इंटरव्यूज़ हैं। क्लासरूम और इंटरनेट रिसोर्सेज, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट लेवल पे कोई पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कोई आर्टिकल या न्यूज़लेटर वगैरह है, तो उसमें हम वो सोर्सेज दे सकते हैं जहाँ तक एक्सेस मिनिमम है। लाइक एक अगर कॉलेज का न्यूज़लेटर है तो उसमें कुछ ऐसे डेटाबेसेस होंगे जिनमें सिर्फ उस कॉलेज के मेंबर्स की एक्सेस होगी। और अगर हम लोग वो इंटरनेशनली पब्लिश करवा रहे हैं, लाइक जहाँ पे पब्लिक की एक्सेस भी है, अगर ये आर्टिकल पब्लिक के लिए हम लोग करवा रहे हैं तो फिर इसमें हम वो रिसोर्सेज ऐड नहीं करेंगे जिनकी एक्सेस लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंटेक्स्ट साइटेशंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑथर डेट साइटेशन सिस्टम, पैरेंथेटिकल एंड नरेटिव, citing multiple works, citing specific parts of a source, unknown or anonymous author, translated, reprinted, republished and reissued dates, omitting year and repeated narrative citations, number of authors to be included in in-text citations, avoid ambiguity in in-text citations, work with same author and same date, authors with same surname, abbreviating group authors, जनरल मेंशन ऑफ वेबसाइट्स, periodicals एंड कॉमन सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स। ये सब जो सिचुएशंस हैं हम इनको आगे जाके एड्रेस करते हैं। स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ सोर्स, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अगर इसका हम लोग इस मैनुअल का अगर हम लोग स्पेसिफिक पेज साइट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पेज पे हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो हम ये इसका पेज मेंशन कर रहे हैं।
अगर किसी बुक का स्पेसिफिक चैप्टर है, एक चैप्टर ही हम कंसल्ट कर रहे हैं, तो हम उसका ये चैप्टर नंबर दे रहे हैं। और इसी तरह अगर कोई पैराग्राफ हम कोट कर रहे हैं, कोटेशंस हम लोगों ने कोट किस तरह करनी है इन्वर्टेड कॉमास में, उसकी गाइडलाइंस आपको एपीए मैनुअल में मिल जाएंगी। और ये पैराग्राफ्स टेबल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो स्लाइड, अगर आप कोई वीडियो साइट कर रहे हैं तो ये वीडियो की ड्यूरेशन कि उस वीडियो में किस पॉइंट पे जाके आपने जो साइट किया है वो आपको मिलेगा रीडर्स को। और इसी तरह ये न्यूज़लेटर्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह की साइटेशंस की एग्जांपल्स हैं। अननोन और एनोनिमस ऑथर्स, अगर बुक का हमें ऑथर का नहीं पता तो हम ये बुक का टाइटल दे देंगे। और मैगज़ीन का अगर हमें नहीं पता ऑथर तो हम ये मैगज़ीन का नाम दे देंगे। ट्रांसलेटेड, रिप्रिंटेड, रिपब्लिश्ड वर्क, ये पहले ओरिजिनल वर्क की डेट, देन ट्रांसलेटेड या रिपब्लिश्ड वर्क की डेट। ओमिटिंग ईयर इन रिपीटेड नरेटिव साइटेशंस, फॉर एग्जांपल ये कॉलर की साइटेशन आ रही है, ये अगर बार बार इन टेक्स्ट में रिपीट होगी तो हम इसके साथ ईयर मेंशन नहीं करेंगे। ये सेकंड टाइम आ गई, अब यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट में आ रही है तो यहाँ पे हम ईयर इसका मेंशन करेंगे। नरेटिव साइटेशंस में हम ईयर ओमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरेंथेटिकल साइटेशंस में जितनी दफ़ा भी मर्जी हम साइट करेंगे हमें ईयर देना होगा। नंबर ऑफ ऑथर्स, पैरेंथेटिकल साइटेशंस का मतलब है कि जो पैराग्राफ के एंड पे हम लोग ब्रैकेट्स में देते हैं। नरेटिव साइटेशंस जो हम लोग विद इन पैराग्राफ विदाउट ब्रैकेट्स, ईयर सिर्फ ब्रैकेट में आता है। नरेटिव मीन्स के एज सेड बाय ऑथर, अगर एक ऑथर है हमारे पास तो हम उसका नाम लिखेंगे, अगर दो ऑथर्स हैं तो दोनों का नाम मेंशन करेंगे। ये पैरेंथेटिकल साइटेशंस में साइन और नरेटिव में एंड वर्ड पूरा लिखेंगे। अगर 3 और मोर ऑथर्स हैं तो हम लोग उसको एटल ही लिखेंगे। ग्रुप ऑथर्स विद एब्रिविएशन, फर्स्ट साइटेशन में हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे और नेक्स्ट सारी साइटेशंस में हम लोग एब्रिविएशन ही लिखेंगे। और ग्रुप ऑथर्स विदाउट एब्रिविएशन तो हम लोग ग्रुप ऑथर्स का नाम एज इट इज़ लिखेंगे। अवॉइडिंग एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब है कि कुछ जो मल्टीपल ऑथर्स के जो काम हैं उनमें 2 या 3, अब ये देखें ये 2 ऑथर्स के नाम सेम है तो हम इनका नाम हम वहाँ तक लिखेंगे जहाँ पे थर्ड ऑथर का नाम चेंज हो रहा है। अगर ये 4 ऑथर्स के नाम सेम होते तो हम 4 ऑथर्स के जहाँ से नेम चेंज होता हम वहाँ तक उनके नेम लिखते। जिस तरह ये थर्ड ऑथर में नेम चेंज है ताकि ये डिस्टिंक्ट हो जाए दोनों। यहाँ पे भी 3 ऑथर्स के बाद इसके बाद एक ही ऑथर है तो हम लोग उस ऑथर का नाम ही लिख देते हैं। और ये टेक्स्ट में जितनी दफ़ा भी इस तरह की साइटेशंस आएंगी हम इसी तरह ही करेंगे उनको। वर्क विद सेम ऑथर सेम डेट, और अगर किसी ऑथर का आर्टिकल्स 2 या 3 आर्टिकल्स हैं वो सेम ईयर में पब्लिश हुए हुए हैं तो हम उनको ABC करके मेंशन करेंगे। ऑथर्स विद सेम सरनेम, अगर ऑथर्स का नाम सरनेम एक ही है तो हम लोग उसके इनिशियल्स भी साथ देते हैं। एब्रिविएटिंग ग्रुप ऑथर्स, जैसे कि हमने पीछे देखा है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फर्स्ट टाइम में हम लोग इस तरह दे रहे हैं, साथ फुल फॉर्म और ब्रैकेट में उसकी एब्रिविएशन, और नेक्स्ट में हम लोग जस्ट एब्रिविएशन ही देंगे। आर्टिकल्स का लास्ट कंपोनेंट है रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट हमारे साइटेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो हमने सोर्सेज को साइट किया है उनको रिट्रीव किस तरह से करना है।
कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हमें रेफरेंस कैटेगरी डिफ़ाइन करनी होती है कि हम जो चीज़, जो बुक या जो भी राइटिंग कंसल्ट कर रहे हैं वो टेक्सचुअल वर्क है, डेटा सेट है, सॉफ्टवेयर है, ऑडियो विजुअल मीडिया है। हम वेब पेजेस या वेबसाइट रेफरेंस कैटेगरी को हमें डिस्टिंग्विश करना होता है। कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी हम लोग वेबसाइट्स और वेब पेजेस से ही लेते हैं। जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं उनको, उनके रेफरेंस का मेथड थोड़ा सा चेंज है, और जो वेबसाइट से हम लोग वैसे ब्लॉग्स वगैरह से हम लोग जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। ऑनलाइन एंड प्रिंट रेफरेंसेस और प्रिंसिपल्स ऑफ रेफरेंस लिस्ट एंट्रीज में रेफरेंस लिस्ट के 4 कंपोनेंट्स हैं: ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स। और पंक्चुएशन रेफरेंस लिस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रेफरेंसेस। ऑथर, सबसे पहले ऑथर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है। ऑथर इंडिविजुअल, मल्टीपल भी हो सकते हैं। फॉर्मेट में हम लोग सरनेम सबसे पहले और फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम के इनिशियल्स लिखते हैं। स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन, कुछ लैंग्वेजेस में नेम्स स्मॉल लेटर स्टार्ट होते हैं, हमने उसको रेफरेंस लिस्ट में एज इट इज़ ही लिखना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल्स, अगर राइटर के अलावा कोई एडिटर या डायरेक्टर हैं तो उनके हमने स्पेशलाइज्ड रोल को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर ग्रुप ऑथर्स हैं तो उनका हम लोग रेफरेंस लिस्ट में फुल नेम लिखते हैं, और अगर ऑथर नहीं है तो हम जो आर्टिकल है या बुक है या मैगज़ीन है उसका जो टाइटल है उसको हम लोग ऑथर की जगह पे मूव कर देते हैं। और अगर कोई काम पब्लिश ही एज एनोनिमस हुआ है तो उसका हम लोग ऑथर की जगह पे वर्ड एनोनिमस ही लिखते हैं। डेट, कि वो काम किस ईयर में पब्लिश हुआ है। फॉर्मेट इसका इस तरह से होता है, ब्रैकेट्स में और उसके बाद फुल स्टॉप। नेम, ऑथर के बाद फर्स्ट सरनेम के बाद कॉमा, मिडिल, फर्स्ट एंड मिडिल इनिशियल के बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद डेट हम इस तरह से लिखते हैं। अगर डेट नहीं है तो फुल स्टॉप ब्रैकेट के अंदर ही आ जाता है। टाइटल, बुक या मैगज़ीन का टाइटल है या आर्टिकल जर्नल का टाइटल है। अगर बुक का टाइटल है या मैगज़ीन का टाइटल है तो हम लोग उसको सेंटेंस केस में लिखते हैं। सेंटेंस केस का मतलब है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। और अगर हम लोग आर्टिकल का टाइटल दे रहे हैं, बुक और आर्टिकल और मैगज़ीन वगैरह के टाइटल को हम इटैलिक्स में लिखते हैं। बुक का जो टाइटल है उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, और जो जर्नल आर्टिकल का टाइटल है उसको हम इटैलिक नहीं करते। जो जर्नल का नेम है उसको हम इटैलिक में करते हैं। सोर्स का मतलब है कि हमने ये आर्टिकल या बुक ये हमने कहाँ से ली है। इन केस ऑफ बुक्स हम लोग पब्लिशिंग कंपनी देते हैं, और इन केस ऑफ जर्नल्स हम लोग सोर्स, जर्नल का नाम, वॉल्यूम, इशू नंबर, उसका यूआरएल देते हैं। पीरियोडिकल सोर्सेज में अगेन, अगर पीरियोडिकल जर्नल्स, इनका वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर हम मेंशन करते हैं। ऑनलाइन पीरियोडिकल्स विद मिसिंग इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोशिश करने से इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ठीक है, वरना हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और साथ में उनका कंप्लीट एड्रेस, डीओआई या यूआरएल लिखते हैं। कुछ केसेस में पेज नंबर नहीं दिए होते जर्नल्स के, आर्टिकल नंबर दिए होते हैं, हम लोग आर्टिकल नंबर मेंशन करते हैं। अगर कोई बुक का चैप्टर एडिटेड है तो हम इसको भी रेफरेंस लिस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज, अगर आर्टिकल्स हमारे पब्लिश हुए हुए हैं तो हम उनके साथ डीओआई और यूआरएल और जर्नल का कंप्लीट रेफरेंस लिखते हैं। और अगर हमारे अनपब्लिश्ड थीसिस हैं तो उस केस में हम लोग मेंशन करते हैं कि ये अनपब्लिश्ड मास्टर्स थीसिस था या अनपब्लिश्ड पीएचडी थीसिस। डीओआई एंड यूआरएल, अगर
कुछ केसेस में हमारे पास जर्नल आर्टिकल्स हैं उनकी प्रिंट वर्जन तक हमारी एक्सेस होती है और कुछ सिचुएशंस में नहीं होती है। अगर बुक्स या आर्टिकल्स में हमारी प्रिंटेड वर्जन में हमारी एक्सेस है तो हम लोग DOI या URL नहीं देंगे। अगर हमारी एक्सेस में नहीं है प्रिंट वर्जन तो हम DOI एंड URL देते हैं और ये इनका फॉर्मेट हाइपरलिंक की फॉर्म में होता है। नो सोर्स, अगर हमारा रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग सोर्स नहीं है तो भी उसको रिटेन कर सकते हैं रेफरेंस को, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें सोर्स उसका मेंशन करना होता है। रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेट में जो रेफरेंस लिस्ट हमारी सेपरेट पेज से स्टार्ट होती है और जो वर्ड रेफरेंस है उसको हम पेज के सेंटर में लिखते हैं। हमारी जो रेफरेंसेस एंट्रीज हैं रेफरेंस लिस्ट में वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। ऑर्डर्स ऑफ सरनेम एंड गिवन नेम। सरनेम जो हमने सबसे पहले लिखा होता है, सो हमें सरनेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना होता है। अगर एक ही ऑथर के मल्टीपल वर्क्स हैं तो हम उनको डेट के हिसाब से एंटर करते हैं, और अगर ऑथर्स भी सेम है और डेट्स भी सेम है तो जिस तरह हमने साइटेशंस में देखा था उसको हम लोग ABC से डिस्टिंग्विश करते हैं, इसी तरह हम लोग रेफरेंस लिस्ट में भी उसको वैसे ही एंटर करेंगे। ऑर्डर ऑफ वर्क्स बाय फर्स्ट ऑथर विद सेम सरनेम। तो अगर दो रेफरेंसेस ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट ऑथर का सरनेम सेम है तो हम लोग इनिशियल्स को देखेंगे। इनिशियल्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। अगर इनिशियल्स और सरनेम सेम है तो हम सेकंड ऑथर को देखेंगे कि सेकंड ऑथर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। ऑर्डर ऑफ वर्क विद नो ऑथर एनोनिमस। अगर हम लोग आर्टिकल का या बुक का टाइटल दे रहे हैं तो वो रेफरेंस लिस्ट में वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा जहाँ पे वो उस टाइटल का जहाँ पे उस टाइटल का ऑर्डर बनता है। एब्रीविएशंस एंड रेफरेंसेस, कुछ इंपॉर्टेंट जो एब्रीविएशंस है रेफरेंसेस की वो नेक्स्ट मेंशन की हुई हैं। और रेफरेंसेस इंक्लूडेड इन मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस या रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर जो भी रेफरेंसेस हैं हम लोग उसको नॉर्मली रेफरेंस लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, सेपरेट कैटेगरी उसकी हम लोग नहीं बनाते। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो यूजुअली हमारे रेफरेंसेस में यूज़ होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेफरेंस लिस्ट की। ऑथर्स, फर्स्ट ऑथर के बाद डेट, फुल स्टॉप, एंड सेकंड ऑथर के इनिशियल के बाद फुल स्टॉप, ईयर, करियर डेवलपमेंट सिस्टम थ्योरी। ये इस बुक का टाइटल है, इसका हमने ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया और इसके दो पार्ट्स हैं और ये सेमी कॉलन के बाद जो फर्स्ट वर्ड है उसका भी हम लोगों ने इनिशियल लेटर जो है उसको कैपिटल कर दिया है, और ये हमारा बुक का टाइटल इटैलिक है और ये इसका पब्लिशर है। ये एडिटेड बुक है, ये ओरिजिनल नेम एंड टाइटल और ये इसका एडिटर, और आगे पब्लिशिंग डेट आ गई है। जर्नल आर्टिकल विद DOI, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर। अब ये इसका आर्टिकल का टाइटल है, ये आर्टिकल के टाइटल को हम इटैलिक नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल रिव्यू, जर्नल का टाइटल एंड ये वॉल्यूम, इसको हम इटैलिक करते हैं। इशू को हम इशू नंबर को इटैलिक नहीं करते, ये आगे पेज नंबर्स हैं और ये DOI। अब URL को अगर देखें तो डेटाबेस URL और नॉन डेटाबेस URL। डेटाबेस मतलब कि जो हमारी फेमस डेटाबेसेस हैं, साइंस डायरेक्ट है, JSTOR है या रिसर्चगेट है, यहाँ पे DOI तो हम लोग मेंशन कर रहे हैं। अगर DOI नहीं दिया हुआ तो नॉन डेटाबेस अगर URL है तो हम उसको फुल एड्रेस ही उसका लिखेंगे।
और अगर डेटाबेस यूआरएल है तो उसका हम लोग जस्ट जो एड्रेस मेन एड्रेस है उस डेटाबेस का हम लोग वो मेंशन कर देंगे, वो उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ये प्रिंटेड, अगर प्रिंटेड वेरिएंट है तो फिर हमें डेटाबेस वगैरह की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यही है बुक के केस में भी हम यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। और जर्नल का अगर हमें पेज नंबर नहीं दिए हुए तो ये आर्टिकल नंबर जो दिया हुआ है हम उसको मेंशन करेंगे। लास्ट में एग्जांपल है रीपब्लिश ट्रांसलेटेड आर्टिकल की। ये आर्टिकल का नेम और ये इसका ट्रांसलेटर, और ये इसकी जर्नल की इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे हमने एंड में मेंशन कर दिया ओरिजिनली पब्लिश्ड वर्क की डेट। सो ये था एपीए फॉर्मेट का एक छोटा सा कोर्स जिसमें हम लोगों ने ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे आप लोग डिटेल अगर देखना चाहें तो आप एपीए मैनुअल में देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।